हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स काला धंधा काले लोग, जो कि हम जहर बेचते हैं का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। काला धंधा काले लोग। आपसे पूछा जाए कि अगर एक मांसखोर चीटा किसी इंसानी जिस्म को खाने में 10,000 घंटे यानी 6 लाख मिनट लगाता है, तो 1 लाख चीटे मिलकर उस इंसानी जिस्म को चट करने में कितना समय लगाएंगे। तो आपका सीधा सा जवाब होगा 6 मिनट। इस साधारण सी बात को जब कोई भी समझ सकता है, तो भला वह तिरंगा क्यों ना समझता, जिसका शरीर उस मांसखोर चीटों का आहार बनने जा रहा था। आह, सिर के बल गिरने से लगी चोट ने मुझे कुछ पलों के लिए इस दुनिया से बेखबर कर दिया और इन चीटों को इतना मौका दे दिया कि ये मेरे शरीर से चिपटकर मुझे चट कर सके। अब अगर मैंने शीघ्र ही संभल कर इन्हें अपने शरीर से अलग नहीं किया, तो ये मुझे कंकाल बना देने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। उफ, इन्हें हटाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ मेरा मांस भी खिंच जाएगा। तिरंगा इस भयंकर मुसीबत में कैसा फंसा, यह जानने के लिए पढ़े इस कॉमिक का पहला भाग हम जहर बेचते हैं। और इस तरह इन्हें अपने शरीर से अलग करने में कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे मैं इन्हें एक साथ अपने शरीर से दूर कर सकूं। लेकिन इनको एक साथ शरीर से दूर करने का तरीका होगा क्या। बचाव का कोई रास्ता ढूंढते हुए तिरंगा की निगाहें पास ही रखे मोबिल ऑयल के उस डिब्बे पर जा ठहरी। मोबिल ऑयल के उस कंटेनर को मैं अपनी बाइक के लिए लाया था, लेकिन आज ये मेरे काम आएगा। एक तो इसकी तीखी गंध इन चीटों को मेरे पास नहीं रुकने देगी, और ऊपर से इसके चिकनेपन के रहते चीटे मेरे शरीर पर चिपके नहीं रहेंगे, फिसल कर गिर जाएंगे। मोबिल ऑयल की मदद से तिरंगा ने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने घर को भी चीटों से बचा लिया। चीटे बेहद तेजी से घर से बाहर जा रहे हैं। जैसे चीटे घर में भरे थे वैसे ही घर खाली कर गए। कमाल है, चीटों पर मोबिल ऑयल का ऐसा प्रभाव तो पहली बार देखा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अचानक चीटों की ये फौज मेरे ही घर में हमला करने क्यों आई। चीटों का कहीं भी पहुंचने का कोई ना कोई खास कारण जरूर होता है, इसलिए मुझे पता करना होगा कि मेरे घर में चीटों को आकर्षित करने वाली ऐसी कौन सी चीज मौजूद है। चीटों के वहां पहुंचने का कारण तलाश करने में जुट गया तिरंगा। और जब कारण पता चला तो उसकी आंखों की पुतलियां कटोरों से बुझल पड़ने को उतारू हो गई। ओ नहीं, सत्य प्रकाश जी के सूटकेस में रखा पैकेट खाली है। उसमें मौजूद चीनी का एक एक दाना गायब है। यानी चीटों को मेरे घर में मौजूद चीनी ने आकर्षित किया था। नहीं, घर की चीनी ने नहीं, सिर्फ इस विशेष प्रकार की चीनी ने रसोई में रखी चीनी के डिब्बे में भरी है। चीनी को उन्होंने छुआ भी नहीं है, जबकि इस चीनी का उन्होंने एक भी दाना नहीं छोड़ा। क्यों? आखिर क्यों इसी चीनी के पैकेट पर हमला बोला इन चीटों ने। इस पैकेट में भरी चीनी के दानों में ऐसी क्या खास बात थी। मुझे इस ब्रीफकेस को देखना होगा, शायद इसमें पड़ा कोई चीनी का दाना मेरे हाथ लग जाए। अचानक तिरंगा मानो नींद से जागा। मेरी आंखों के सामने वह खाली पैकेट पड़ा है जिसमें चीनी भरी हुई थी। मैं जो पता करना चाहता हूं वो तो मैं इससे भी पता कर सकता हूं। तिरंगा जिस पैकेट को लेकर चल पड़ा था, उसमें भरा एक एक दाना अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। देखा मेरी फौज का कमाल। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने चींटी, टिड्डों, घुन और मक्खियों जैसे छोटे छोटे प्राणियों को ट्रेंड करके उन्हें अपने काम में लगा रखा है। इन्हीं की मदद से 12 स्क्वायर वाली इमारत से भी ठीक इसी तरह माल को मैंने तब गायब कराया था। और जब पुलिस ने तिरंगा की सूचना में वहाँ रेड डाली थी। अरे, तुम्हारे मुंह पर तो खून भी लग रहा है। ओह, समझा। माल लाने से पहले तुमने ज़रूर किसी इंसान को अपना शिकार बनाया है। अच्छा है, रास्ते में आई रुकावट को ख़त्म कर देना अच्छी बात है। शाबाश। आर यू श्योर प्रोफेसर? यस, मैं नशीले पदार्थों को आँख बंद करके भी पहचान सकती हूँ, जबकि इसे तो मैं पूरी जांच करके बता रही हूँ। इस पैकेट में वही विशेष प्रकार की ड्रग्स भरी हुई थी जिसने आजकल शहर को अपनी चपेट में ले रखा है। इस पर चीनी के ब्रांड का लेवल तो इसलिए लगाया गया ताकि इसे स्मगल करने में आसानी हो सके। थैंक यू प्रोफेसर दामनी, आपने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तिरंगा तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ। इस पैकेट में भरे चीनी रूपी नशीले पदार्थ को लेने ही वे चीटे मेरे घर में घुसे थे। इससे यह साफ जाहिर है कि वे चीटे चीटे ट्रेंड थे, बिल्कुल उन टिड्डों और घुनों की तरह जिससे मेरे पहले ही मेरा पाला पड़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें ट्रेंड करने वाला शख्स है कौन। यह जानने के लिए पड़ा इस कॉमिक का पहला भाग हम जहर बेचते हैं। जिस सूटकेस में वह नशीला पदार्थ रखा हुआ था वह सत्य प्रकाश जी का है। इसलिए शहर में नशीले पदार्थों की बाढ़ लाने वाला मुख्य अपराधी सत्य प्रकाश ही है। लेकिन सत्य प्रकाश जैसे अपराधी पर हाथ डालने के लिए मुझे कोई एकदम ठोस सबूत तलाश करना होगा, क्योंकि अदालत में इन सबूतों का तोड़ निकालना उस जैसे वकील के लिए बाएं हाथ का खेल है। मुझे अब सत्य प्रकाश को हर समय अपनी नज़रों में रखना होगा। लेकिन पहले मुझे क्राइम कवरेज अखबार के संपादक को सूचना देकर उससे मास्क और चीटों और टिड्डों से बचने की अपीलें छापने के लिए अनुरोध करना होगा। अपनी एक जिम्मेवारी निभाकर दूस तिरंगा दूसरी जिम्मेवारी निभाने में जुट गया।
और उसकी इन जिम्मेवारियों ने शहर में नशे के साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। क्राइम कवरेज, तिरंगा की अपील, टिड्डी, घुन और चींटों से सावधान रहे, वे खतरनाक हो सकते हैं। ओह, टिड्डी और घुन के साथ साथ तिरंगा ने चींटों से भी शहर वालों को सावधान रहने का निवेदन किया है। लेकिन तिरंगा को चींटों के बारे में कैसे पता चला? ओ समझा, मतलब मेरी चींटों की फौज की मुठभेड़ तिरंगा से हुई थी। और ऐसा तभी हो सकता है जब चीनी का पैकेट तिरंगा के हाथ लग गया हो। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तिरंगा को वो पैकेट कैसे मिला? तिरंगा तेजी से, हाँ सॉरी, कहते हैं तिरंगा के 1000 आंखें और हाथ हैं। तिरंगा तेजी से हमारे पास पहुंच रहा है बॉस। उसे नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब वो हमारे सामने खड़ा होगा। तुमने सही कटपोरी, तिरंगा को रोकना होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं। क्या मतलब? मतलब समझ जाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। निश्चय वो कोई ऐसा षड्यंत्र बुन रहा था जिसमें सिर्फ एक ही शख्स को फंसना था, और वो शख्स निश्चय ही तिरंगा था। सत्य प्रकाश कहीं जा रहा है, मुझे अब एक भी पल उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। उफ! एक तरफ से सनसना कर आए उस डंडे ने तिरंगा के हाथ से रस्सी छुड़ा दी और उसे लहरा कर नीचे आ गिरने के लिए मजबूर कर दिया। उफ, शुक्र है ज्यादा ऊपर नहीं था, वरना इस तरह गिरने से जरूर हड्डी पसलियां टूट गई होती। वो तो अब भी नहीं बची रहेंगी तिरंगा, क्योंकि हम उन्हें ही तोड़ने आए हैं। उफ! उसकी आवाज़ को सुनकर अगर मैंने सावधान होने में ज़रा भी देर लगाई होती तो एक साथ हुए कई वारों ने सच में मेरी कई पसलियों का चूरा बना दिया होता। लेकिन ये हैं कौन, और मेरी हड्डी पसलियों के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? ओह समझा, इनका संबंध निश्चय ही सत्यप्रकाश जी से है। सत्यप्रकाश से है। ये नहीं चाहते कि मैं उसका पीछा करूं। लेकिन इनके चाहने से क्या होता है? क्योंकि तूफानों को रोक ले राहें, रोड़ों में इतना दम नहीं, मुश्किलें देख कर रास्ता बदलने ऐसे इंसान हम नहीं। था था तिरंगा मेरे साथियों पर भारी पड़ रहा है। यही एकदम सही समय है मेरे एक्शन में आने का। छत पर खड़े उस बदमाश के हाथ में थमी रस्सी तेजी से उछली और सीधी तिरंगा के गले में आ गिरी। ओह! तिरंगा जब तक स्थिति को समझता तब तक रस्सी का तेज झटका और तिरंगा पीठ के बल सड़क पर आ गिरा। और जैसे ही तिरंगा नीचे गिरा, वैसे ही तिरंगा से पिटने वालों को भागने का मौका मिल गया। छत पर मौजूद वह बदमाश भी ना रुका। मेरा काम पूरा हुआ, अब मेरा भी यहाँ रुकना बेकार है। तिरंगा जब संभला तब उसे ना कोई नीचे मिला और ना ऊपर। यहाँ मौजूद उन बदमाशों का साथी भी भाग गया। इसका मतलब वो पहले से ही इस इरादे के साथ यहाँ मौजूद था कि जैसे ही मैं उसके साथियों पर भारी पड़ूं वह रस्सी फेंक कर मुझे फंसा ले और उन्हें भागने का मौका मिल जाए। पर वे भाग कर जाएंगे कहाँ? अगर सचमुच वे सत्यप्रकाश के साथी हैं तो वे मुझे देर सवेर फिर नजर आएंगे। तिरंगा का सोचना सही था। सचमुच वे बदमाशों से जल्दी नजर आए और सत्यप्रकाश के साथ ही नजर आए। ये तीनों वही हैं जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। मेरा सोचना सही निकला, ये सत्यप्रकाश के ही साथी निकले। लेकिन ये सत्यप्रकाश को लेकर कहाँ जा रहे हैं? शायद उस जगह जहाँ सफ़ेद पोश सत्यप्रकाश को जहर के व्यापारी का नकाब ओढ़ना होता है। ओह, वह कार तो उस बड़े गोदाम में प्रवेश कर गई जहाँ चारों तो हथियारबंद गुंडे मौजूद हैं। मुझे सावधानी बरतनी होगी। उस गोदाम में ऐसे दाखिल होना होगा कि किसी को कानो कान खबर ना हो सके। और इसके लिए यही अच्छा होगा कि मैं उस गोदाम में घुसने के लिए नीचे का नहीं, ऊपर का वह रास्ता इस्तेमाल करूं जो मेरी नायलो स्टील रोप से बनेगा। अपनी रस्सी फेंककर तिरंगा ने ऊपर बना लिया वह रास्ता जिस पर वह बिना किसी की नज़रों में आए तेजी से आगे बढ़कर नशे के सौदागरों तक पहुंच गया। क्राक! आपकी महफिल में इस तरह आने की माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इस तरह ना आता तो तुम्हें यहां ना पाता था और तुम्हारे जबड़ों पर अपने मुक्कों की मोहर न लगा पाता था। हम तिरंगा का मुकाबला नहीं कर सकते, भागो! अब भागने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि तिरंगा अब न तुम्हें भागने देगा और न तुम्हारे बॉस को। था सत्यप्रकाश, ईमानदार वकील, सच्चा देशभक्त, धिक्कार है तुम्हारी ईमानदारी और देशभक्ति पर। ईमानदारी और देशभक्ति को बदनाम करने वाले तुम जैसे इंसानों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। जल्द ही तिरंगा ने फ्लेयर छोड़ा, पुलिस को वहां बुला लिया। गिरफ्तार कर लो इन सबको। सत्यप्रकाश और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का स्टॉक भी बरामद किया। अपराधी कानून के शिकंजे में जकड़ा जा चुका है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं चलता हूँ इंस्पेक्टर। थैंक यू तिरंगा, लेकिन अपने साथ ये क्या ले जा रहे हो तुम? यह इस सफ़ेद पोश अपराधी की पोशाक है जिसे मैं इसलिए संभाल कर रखना चाहता हूँ ताकि ये मुझे सदा ये याद दिलाती रहे कि ज़रूरी नहीं हर देशभक्त कहलाने वाला देशभक्ति हो। देशभक्त के रूप में देश भक्षक भी हो सकता है वो। रात के समय में भी यह समाचार जंगल की आग की तरह शहर में फैला। एडवोकेट सत्यप्रकाश शहर में नशे का प्रमुख सौदागर, कमाल है। भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। अचंभे की बात है, जिसे हम गरीबों का रहनुमा समझते थे वह गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। वकील सत्यप्रकाश के बेटे को अपने जाल में फंसाकर जो चाल में पिछले कई महीनों से चल रहा था उससे तिरंगा भी कच्चा खा गया।
और इसी के साथ साई की तरह सत्यप्रकाश के पीछे लगे तिरंगा की नज़र में सत्यप्रकाश को अपराधी बनाने की मेरी योजना सफल हो गई। आखिर तिरंगा ने उसे ड्रग्स के मुख्य व्यापारी के रूप में गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बॉस, सत्यप्रकाश ने आपकी पोशाक पहनने और अपने आप को नशे का सौदागर मानने से इनकार क्यों नहीं किया? इनकार कैसे करता? उसे मालूम जो था कि अगर उसने इनकार किया तो मैं यानी पापी यहाँ मौजूद उसके बेटे हरीश को मार डालूंगा। वाह, हरीश को आपने अस्पताल से अगवा करके यहाँ मंगवा लिया था? हाँ, क्योंकि मैं कच्ची गोली नहीं खेलता, लोहे की गोली खेलता हूँ मैं। और जो लोहे की गोली से खेलता है जीत हमेशा उसी की होती है। सत्यप्रकाश के गिरफ्तार होने के साथ ही अब हमारे लिए तिरंगा के आतंक की काली रात गुजर चुकी है। वो देखो, नई सुबह का सूरज अपनी लालिमा छोड़ता हुआ उग रहा है, जो इस शहर में हमारे धंधे को नई रोशनी से भर देगा। जो धंधे काले हों उसमें एक क्या, हजारों सूरज की किरणें भी रोशनी नहीं भर सकती। और जिनकी किस्मत में जेल की काल कोठरी का अंधेरा लिखा हो, उसे किसी भी सूरज की रोशनी नहीं मिटा सकती। तिरंगा, समझे मिस्टर पालक कुमार और पापी? ये यहाँ तेरे हर जाल को काट कर यहाँ पहुँचा हूँ मैं। हाँ, रफ्तार थोड़ी धीमी इसलिए रही क्योंकि मुझे यहाँ पहुँचने के लिए इन चीटों का सहारा लेना पड़ा जो तेरे पालतू चीटे हैं। और तेरे इस जाल को काटने में मुख्य भूमिका तेरी इस पोशाक ने निभाई है, जिसे तूने सत्यप्रकाश को उनके बेटे को मार देने की धमकी देकर पहनाई थी। जिस समय मैंने इस पोशाक को सत्यप्रकाश के शरीर से अलग किया तो मैं चौंका, और मेरे चौंकने का कारण था पोशाक में बसी हुई गंध जो सत्यप्रकाश के शरीर की गंध से एकदम भिन्न थी। मैं सत्यप्रकाश से कई बार मिला हूँ, इसलिए उनके शरीर की गंध को मैं खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अगर इस पोशाक को सत्यप्रकाश पहनते होते तो इसमें उनके शरीर की गंध होती, किसी और की नहीं। बस इसी बात ने मुझे सारा घटनाक्रम एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और तब कई हैरान कर देने वाले तथ्य मेरे सामने आए, और हर तथ्य के दूसरे पहलू देखने के बाद मुझे लगा सत्यप्रकाश बेगुनाह है। उन्हें किसी बेहद घने जाल में फंसाया जा रहा, और मेरी बात का सबूत थी गिरफ्तार होते हुए उनकी खामोशी। मैं अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि सत्यप्रकाश के होठों पर खामोशी का ताला क्यों लगा था। ओह, हरीश यहाँ नहीं है, इसका मतलब उसका अपहरण कर लिया गया। तभी सत्यप्रकाश जी ने अपने गिरफ्तार होने का प्रतिरोध नहीं किया। सत्यप्रकाश के बेगुनाह होने के सबूत मुझे मिल चुके थे, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि अभी मुझे तुम तक पहुंचना था, और तुम तक पहुंचना मेरे लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी पोशाक के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने इसी पोशाक के सहारे तुम तक पहुंचने का फैसला कर लिया, और उसके लिए मुझे यह चेक करना था कि पोशाक में बची शरीर की गंध ऐसे किस आदमी की है जो अपराधी हो सकता है। यह तुम तक पहुंचने का एक लंबा और पेचीदा रास्ता था, पर मेरे पास उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तुम्हारी किस्मत शायद आज ही तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए जोर मार रही थी। तभी तो पोशाक को लेकर मैं जैसे ही अपने घर में घुसा, मेरा पांव रास्ते में पड़े स्टील के जग से टकरा गया, और जग के स्थान पर मुझे नजर आया वह जिसके वहां होने की मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। चींटे? ये तो वही मास्क और चींटे हैं, लेकिन इनके यहाँ होने का क्या मतलब है? क्या एक बार फिर मेरे घर में ये चींटे भर गए? नहीं, घर में यहाँ के सिवा कहीं और ये चींटे नजर नहीं आ रहे। ये चींटे उसी समय यहाँ रह गए होंगे, लेकिन कैसे? यह जग उल्टा पड़ा हुआ था, और ये उस समय गिरा होगा जब मैं चींटों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह जग यहाँ मौजूद चींटों के इस ढेर पर उल्टा गिर गया, और ये चींटे उसमें कैद होकर रह गए। लेकिन ये तेजी से इधर ही क्यों आ रहे हैं? क्या ये फिर मुझ पर हमला करना चाहते हैं? नहीं, इस बार इनका निशाना मैं नहीं बल्कि ये पोशाक है। ओह, इस पोशाक पर तो ये ऐसे लौट रहे हैं जैसे कुत्ता अपने मालिक के कदमों पर लौटता है। समझा, ये चींटे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पोशाक इनके ट्रेनर की है। इसमें बसी उसके शरीर की गंध को ये खूब पहचानते हैं। बस चींटों की हरकत देखकर मेरे दिमाग में तुम तक पहुंचने का तरीका आ गया। मैंने उन चींटों को पोशाक से झटक दिया। वे तुरंत ही बाहर की तरफ भाग खड़े हुए और मुझे यहाँ लेकर आ गए। बहुत खूब, दाद देनी होगी तेरे दिमाग की तिरंगा, जो तू मेरे ट्रेन चींटों का पीछा करके यहाँ पहुंचा। लेकिन यहाँ पहुंचकर तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि यहाँ के बाद तू सीधा यमलोक पहुंचेगा और तुझे वहाँ पहुंचाएगा ये मकीड़ा है, मेरे द्वारा बनाया गया मानव और कीड़े का ऐसा रूप जो चींटों की तरह मांस भी नोचता है, घुन की तरह शरीर को नष्ट करना भी जानता है, और टिड्डे की तरह इंसान को चट करने का शौकीन भी है। थम, उफ! अपनी कहानी बहुत सुनाई तूने, अब मेरी भी सुन। जब मुझे पता चला कि मेरे बरार स्कैबर वाले अड्डे पर तूने छापा मारा, तभी मैं समझ गया था कि तू मेरा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तू मुझ तक पहुंच नहीं जाएगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर मुझे इस शहर में रहना है तो किसी और को तुम्हारे हत्थे चढ़ाना होगा, और उसके लिए मैंने सत्यप्रकाश को मोहरा बनाया। इसमें पहले मैंने सत्यप्रकाश के बेटे हरीश को नशे का आदी बनाकर इसलिए अपने साथ में लाया था कि अगर किसी दिन हम पकड़े जाएं तो अपने बेटे की वजह से सत्यप्रकाश हमें भी छुड़ाने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन तेरे आने से मैंने अपना प्लान बदलकर सत्यप्रकाश को मुख्य अपराधी बनाने की ठान ली,
और उसके लिए चूंकि उससे संपर्क करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसे अपना एक मामूली सा केस लड़ने के लिए नियुक्त कर लिया। तभी मैं उससे वह पेन ले पाया जिसे तुझे दिखाने के लिए मैंने बरार स्कैबर की इमारत में डाल दिया था। फिर चीटे वाली घटना के बाद जब मैंने तुझे सत्य प्रकाश का पीछा करते देखा तो अपने आदमियों से तुम पर हमला कराया और ऐसी स्थिति पैदा की कि तू उन्हें बाद में सत्य प्रकाश के साथ देख ले। तूने देखा और सत्य प्रकाश को अपराधी समझकर गिरफ्तार करवा दिया। अगर तू इतने में ही सब्र कर लेता तो शायद मकीड़ा के हाथों तेरी जान यूं न जा रही होती। ये जान देश की अमानत है, देश के ही काम आएगी। गद्दार और पाप की शक्ति कहाँ इसको मार पाएगी। ठाक एक बार जो तिरंगा मकीड़ा पर हावी हुआ तो फिर उसने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। खचाक और कुछ पलों में ही मकीड़ा को ठिकाने लगाकर था पापी की तरफ पलटा तिरंगा। तेरा तुरुप का पत्ता मिट चुका है पापी। अब तू जरूर अपने दाएं बाएं खड़े इन चमचों को मुझ पर टूट पड़ने का आदेश देगा, लेकिन तुझे ऐसा करने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही इन पर टूट पड़ता हूं था और इनके होशों को ठिकाने लगाकर था तेरी खबर लेता हूं। काश तूने अपना नाम पापी रखने से पहले यह सोचा होता कि पापी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो था उसे सच और इंसाफ के आगे घुटने टेकने ही होते हैं था। इस बार जो लहरा कर गिरा पापी नाम का वह जहर का सौदागर तभी उठा जब तिरंगा के बुलावे पर पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे उठाया। इन्हें हवालात में पहुंचाने के साथ साथ एडवोकेट सत्य प्रकाश जी के बेटे को वापस अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम भी करना इंस्पेक्टर। ओके तिरंगा, फिर बाद में। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सत्य प्रकाश जी, जो मैंने आप जैसे देवता सरी के व्यक्ति को नशे का सौदागर माना और आपसे अपशब्द कहे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं तिरंगा। दुश्मनों ने जाल ही ऐसा फैलाया था कि ना तुम उसमें फंसने से बच सके और ना मैं। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने उस जाल को तोड़कर न सिर्फ मुझे और मेरे बेटे को बचाया, साथ ही नशा बेचने वालों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये तो मेरा फर्ज था सत्य प्रकाश जी। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा तो ही भारत बनकर दोबारा यहाँ पहुँच पाऊँगा। सत्य प्रकाश जी, ये जानने के लिए कि जिस चीनी के पैकेट में नशीले पदार्थ भरे हुए थे वह आपके सूटकेस में कैसे पहुंचा। मुझे याद आ रहा है कि पापी नाम के उस नशे के व्यापारी ने मुझसे मीटिंग के लिए जब मुझे अपनी कार में बुलाया था तब वैसे बहुत से पैकेट कार की पिछली सीट के पीछे रखे हुए थे। मैं अपना सूटकेस खोलकर उसके केस की फाइल वगैरह चेक कर रहा था, तभी ड्राइवर ने कार के ब्रेक लगा दिए थे और शायद वह पैकेट लुढ़क कर मेरे खुले सूटकेस में आ गिरा हुआ। मैंने उस पर गौर नहीं किया और उस पर फाइल रखकर सूटकेस बंद कर दिया। ओह समझा, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा। काश ये बात मैं तिरंगा को भी बता देता। कोई बात नहीं सर, तिरंगा फिर कभी मिले तो उसे ये बता दीजिएगा। वैसे नहीं भी बताएंगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तिरंगा को ये बात पता चल ही चुकी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स किस्सा कत्ल का में। तब तक के लिए धन्यवाद।